नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जिन पे हम तबसरा करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले ये खबर है कि चुनावों की आहट को लेके जितनी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति दल है वो सक्रिय हो गए हैं और मुख्तार अब्बास नकवी को हो सकता है वो अगले उपराष्ट्रपति हो। बातचीत चल रही है। पवित्र गुफा मार्ग पर मौसम साफ होने की वजह बाद यात्रा चाहे देर से शुरू हुई, लेकिन यहाँ से यात्रा फिर निकली गई है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जन्म शती है जी। और पीएसआई जो सब इंस्पेक्टर थे प्रोबेशनरी, उनकी जांच सामने आई है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे बवाल मचा हुआ है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी। कांग्रेस के अंदर भी जैसे इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है नया अध्यक्ष को भी बनाया जाए। उसके लिए जैसे हमें सूत्रों से पता चला है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त मीर साहब, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया ताकि कांग्रेस हाईकमांड किसी को भी कोई भी पोस्ट दे सके। वो कहते हैं मुझे जो भी जहां मेरी ड्यूटी लगेगी उसको मैं चलूंगा। और इसी तरह पीएजीडी में भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा की एक मीटिंग हुई है जिन्होंने फैसला किया है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वो भी एक शिविर जो है पत्नीटॉप में लगा रही है, जिसमें सभी उनके कार्यकर्ता वहां होंगे और बूथ स्तर तक देखेंगे किस तरह से काम हो रहा है। और भी उनके बहुत ज्यादा एजेंडा में हालांकि उन्होंने बताया नहीं गया, लेकिन सूत्रों से जो पता चलता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर उनको बड़ी गहराई से अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनावों नजदीक आ रहे हैं, चुनावों की आहट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको देखते हुए हर रोज वहां पे एक नया बवाल खड़ा हो रहा है त्रिकुटा नगर उनके हेडक्वार्टर में, और कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है। उसको लेके ये शिविर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जो है इस वक्त सरगर्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर पहले सबसे पहले सत्तारूढ़ दल की बात करें भाजपा की, भाजपा को तो जो अभी पिछले दिनों हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, यहाँ के जो नेता गए थे बड़े उत्साहित होकर गए थे कि शायद मोदी जी गले लगा के शाबाशी देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते वो मोदी और अमित शाह हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। उनके 50 तरह के जरिए हैं जो कि यहाँ की एक एक खबर याद आया डायलॉग चलेगा, क्या सोचा था सरदार शाबाशी देगा वो ही सेम स्थिति है। तो इनको वहाँ लताड़ लगी है, क्योंकि वो पार्टी आला कमान तक खबर है कि ये केवल बयान बहादुर है, इनके अलावा कुछ नहीं है। लोगों में रेजलमेंट जम्मू जो कि हमेशा राष्ट्रवाद या हिंदूवाद जो भी कहें, हमेशा भाजपा का पक्ष धर रहा है इन मेजॉरिटी। कभी कांग्रेस भी आपको ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो जम्मू जो जमीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार की, वो जमीन पे भी अब भाजपा भूचाल की तरह हिलती दिखाई दे रही है। तो ये तमाम विषय जिसे लेकर, हालांकि मुझसे तो ये कहा गया एक पार्टी के पदाधिकारी ने, नहीं ये रोटेशन मीटिंग है। ऐसी कौन सी रोटेशन मीटिंग है कि इसमें एजेंडा फिक्स नहीं किया आपने? एजेंडा देते हैं आपने, सीधा लिखा जी आप वहाँ मीटिंग पहुंचिए फलाने होटल में, वहाँ मीटिंग है 3 दिन चलेगी। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो नेता थोड़े शारीरिक तौर से कमजोर हो गए उनको योगा कराकर मजबूत किया जाएगा चुनाव के लिए। तो असली मुद्दा उसमें हमें लगता है कि चुनाव बूथ स्तर पर कैसे मजबूती हो। बूथ तभी मजबूत होगा जब लोगों में कुछ अपेक्षाएं होंगी भाजपा के प्रति। भाजपा के प्रति घोर निराशा है। आप देखिए ना, आज ही हम उस पर चर्चा करेंगे, जितनी भी इन्होंने भर्तियां का सिस्टम शुरू किया सब आखिरकार वो गड्ढमड हुआ। तो मैं समझता हूँ भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। उनकी खुशकिस्मती है कि उनके सामने कोई मजबूत पार्टी नहीं खड़ी है। चाहे कांग्रेस की अगर बात करें, आपने शुरू में जैसे बोला कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है पिछले 5-7 साल से। गुलाम नबी आज़ाद चाहते हैं उनका आधिपत्य हो यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे। जीए मीर जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, बिल्कुल वो अपने तरीके से पार्टी चला रहे थे। तमाम विसंगतियों विरोधों के बावजूद यहाँ तक पार्टी जीए मीर खींच कर लाए। हमें जो जानकारी मिली है, जो शहीदी चौक का दफ्तर है उसका भी जो थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ वो जीए मीर ने करवाया।
तो इससे सही समझा जा सकता है कि आज़ाद भले यहाँ जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के मुगल आजम रहे हों, लेकिन उन्होंने यहाँ पार्टी को मजबूत करने में या पार्टी का कार्यालय बनाने में इनको मोदी जी से सीख लेनी चाहिए, इनको अमित शाह से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने पहले ही कार्यकाल में अपने दफ्तर इस तरह बना दिए जैसे पंचतारा होटल हो। तो मैं समझता हूँ बहुत सी इसमें कांग्रेस के अंदर कहा जाए कि विभाजित हाउस है। अब किसको बनाएंगे अध्यक्ष, हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है, आपको भी मालूम है कि जीए मीर ने एक सम्मान स्वरूप पार्टी आलाकमान को सब दे दिया। उन्होंने कहा आप मेरी जो ड्यूटी रहेंगे मैं तैयार हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है विकार रसूल, उसके बारे में आम चर्चा है कि उन्होंने पिछले दिनों पार्टी आलाकमान को ललकारा था। जम्मू के हम पार्टी कार्यकर्ता की बात करें, उनके मन की बात टटोलें, तो उनका कहना है कि कांग्रेस को एक बार जम्मू से भी पार्टी का प्रधान देना चाहिए ताकि बीजेपी से लड़ाई लड़ने में मजा आए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए रमन भल्ला का नाम सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। रमन भल्ला चूंकि जमीनी नेता है, सब जानते हैं भल्ला के बारे में। भल्ला का मैं समझता हूँ जम्मू से कई मंत्री हमने देखे हैं, पीडीपी भाजपा सरकार में, कांग्रेस में भी। रमन भल्ला का एक ऐसा घर होता था जो जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं मिले, और उनके घर में रमन भल्ला नहीं भी होते थे, एक आदेश होता था जो भी आए कार्यकर्ता उसको कम से कम इज्जत से चाय पानी पिलाकर उनकी बात सुनी जाए। तो इस तरह का नेता, जो जन नेता जिसे कहा जाए, तो कांग्रेस में कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। अब ये तय नई दिल्ली को करना है कि वो कश्मीर से अध्यक्ष बनाती है या उससे। और तीसरी बात, पीडीपी एनसी जिसका जिक्र कर रहे हैं, गुपकार गठबंधन। अब गुपकार गठबंधन अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जब चुनाव का ऐलान होगा कि ये इकट्ठे लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चूंकि मैंने 2014 के चुनाव में विधानसभा में मैंने मैक्सिमम वक्त वैली में गुजारा, चुनाव में हर नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर सब जगह, और जिस तरह के आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, मुझे लगता नहीं है कि ये मुमकिन होगा। अगर मुमकिन होता है तो लाजमी तौर पर ये हम बताएं, ये बीजेपी के लिए खासतौर से और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। सी जी, एक बड़ी पते की बात आपने की है कि जहां जम्मू कश्मीर में सबसे देर तक जो हुकूमत ज्यादा समय पे की वो कांग्रेस ने की। बिल्कुल। और कांग्रेस के पास अपना एक कोई कार्यालय, एक छोटा सा वही पुराना शहीदी चौक में है, वो शुरू से था और अब तक है। इतना समय रहने के बाद इनके पास मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह नहीं है, किसी पदाधिकारी के बैठने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट क्लास अपना जितना भी समय मिला, शेर कश्मीर भवन जो है उसने अच्छा बनाया। पीडीपी को चाहे सरकारी आवास मिला, उससे भी बेहतर है, बहुत काफी जगह उनके पास भी है। और सबसे बड़ी बात जो है भारतीय जनता पार्टी को मैं याद दिला देता हूँ कि सिटी चौक में फर्स्ट फ्लोर में एक छोटा सा ऑफिस होता था, उनके पास जहाँ 4 आदमी भी नहीं बैठ सकते थे। उसके बाद पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, उनका जो अपना उनका अपना जो घर था, जो उन्होंने कहा अपना घर उन्होंने जैसे कार्यालय के लिए दिया, और सरकार में आते ही उन्होंने एक भव्य भवन बना दिया और बहुत बड़ा जिला स्तर पर उनके दफ्तर बने, जिला स्तर पर। ये बात माननी पड़ेगी, ये बात सचमुच काबिले तारीफ है मोदी और अमित शाह। बिल्कुल, इनसे सीखना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ आपने बातचीत करनी है, आपका ऑफिस तो होना चाहिए, वो है ही नहीं किसी के पास। अच्छा, दफ्तर ऐसे लगता है कांग्रेस का जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी का टूटा फूटा खंडर हो। इस तरह की वो शब्द मैं यूज नहीं कर, इसलिए मैंने खंडर शब्द यूज किया। आप देखिए ना, गुलाम नबी आजाद बरसों तक मंत्री रहे, बरसों तक कांग्रेस के पदों में रही जब सरकार थी, जब कर इन्होंने अपना माल सवाब बनाया। इस तरह के गंभीर आरोप है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, तमाम चीजें, और ऐसे ऐसे है, वो सब फहरिस्त गृह मंत्रालय में दिल्ली में दर्ज है। तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस को मजबूत करने की जरा भी कोशिश की होती, कांग्रेस कैसे मजबूत होगी जब घर मजबूत होगा? आपने घर बैठने का तो बनाया नहीं, तो मजबूती आप किसी की दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और कांग्रेस के लिए ये जो चुनाव होगा विधानसभा का, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कठिन लड़ाई होगी। और एक ऐसी रोड पे है इनका ऑफिस, बिल्कुल, जहाँ पे चंद कदमों में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस और उसका घर है, और 150-200 वर्कर इकट्ठे हो जाते, रोड सारी बंद हो जाती है, कोई जा नहीं सकता, वहां पे निकल नहीं सकता। बिल्कुल। अब कम से कम इनको इतनी देर तक रहे हैं, इनको कोई कमी नहीं थी, लेकिन सोच विडंबना है। तो जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं जी,
तो राजनीति में पता नहीं चलता आज सामने क्या आ रहा है, कल सामने क्या आएगा। बिल्कुल। कल तक खबर चल रही थी मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन आज जो चर्चा है, आज उपराष्ट्रपति के पद के लिए चर्चा चल रही है। और उन्हें जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है नड्डा से आज मुलाकात की है और हो सकते हैं वो उपराष्ट्रपति हों। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी को मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर इसलिए जानता हूँ कि मैं दिल्ली में जब रहा सहारा टेलीविजन में, तो मैंने इनसे मेरी अक्सर मुलाकातें होती थी। ये हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं शख्स, और काबिल आदमी हैं और पढ़ने लिखने वाले हैं। और इन पर कहा जाए तो हालांकि ऐसी पार्टी में कोई मुसलमान भरोसे में रखा जाए तो मुश्किल होता है, थोड़ा उसकी चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन यह है कि फिर भी जो कंसर्न लोग हैं, जो डिसाइसिव फैक्टर हैं, उन सब का इन्होंने दिल जीत रखा है। पीछे खबर उड़ी, आपने ठीक कहा कि शायद उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के सोशल मीडिया पे तमाम खबरें भी उड़ी। मैं पिछले महीने दिल्ली गया था, दिल्ली में मेरे 2-4 मित्रों ने मुझसे बात करी कि भाई तुम्हारे जानकार बन रहे हैं, तुम्हारे राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज जिस तरह आपने बताया कि वो नड्डा से मिले, और चूंकि अब उसका चुनाव का शेड्यूल भी निकल गया है चुनाव आयोग की ओर से, तो इस प्रकार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि हो सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी, और हम समझेंगे कि ये एक अच्छी चॉइस है बीजेपी के भीतर। अगर बाहर झांका जाता तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर, जी जी, घर के बाहर ढूंढते तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उपराष्ट्रपति पद के एक विकल्प के तौर पर अच्छे प्रत्याशी। नहीं, गुलाम नबी आजाद की निगाहें भी तो राष्ट्रपति भवन की वो लगी थी, तभी वो गलवैयां डालने के चक्कर में से मोदी जी के साथ आंख में टक्का चल रहा था। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह को ये समझने में इनको जिंदगी लग जाएगी। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने रिजल्ट क्या आएगा, ये समझ पाना आसान नहीं है। मोदी शाह भी समझते हैं कि जिस पार्टी ने इनको इतना दिया, अगर ये उनके प्रति 100% ईमानदारी नहीं बरत रहे, कल को अहम पद पे बैठा दिया, क्या पता कि कल को ये क्या कर बैठे। तो जो निष्ठा होती है, कहते हैं ना आदमी की क्रेडिबिलिटी, अगर आपका भरोसा नहीं आपके ऊपर भरोसा टूटने की एक मोहर लग गई कि इससे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उस आदमी के लिए हमेशा इस प्रकार के जब मौके आएंगे तो चुनौतियां भी आएंगी। सतीश जी, अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है जी, तो कल मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को जम्मू में भी रोका गया और रामबन में भी, वहां भी रास्ते में भी रोका गया। लेकिन आज सुबह मौसम ठीक होने की वजह से यात्रा जो है पवित्र गुफा की ओर बढ़ी है, और जम्मू से भी जो जत्था है निकला है, चाहे देर से निकला है। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए, और मैं तो सलाम करूंगा खास तौर से यहाँ पर जितने भंडारे वाले, देखो ना, वो जिस तरह यात्रु आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं देश के अन्य दूर दराज के राज्यों से, उस तरह उनकी सेवा के लिए जो लंगर सेवा कर रहे हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दिए। तो हम समझते हैं, देखिए भोले में शक्ति इतनी है। कल बारिश हो रही थी, रास्ते बंद हुए, अचानक कृपा ऐसी हुई कि बारिश बंद हो गई। वो कल जो जत्था गया था उसको चंद्रकोट में रोका गया, उनको मूव कर दिया गया। यहाँ से यात्रा गई है लेकिन थोड़ी देरी से। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में उत्साह, कल हमने खुद देखा, हम जगह जगह लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, गजब का उत्साह है। हर आदमी चाह रहा है कि बस मैं अभी लपक के भोले के दर्शन कर लूं। तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के तौर पर माना जाता है। और इस साल उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले कई रिकॉर्ड टूटेंगे। दिनों में 50,000 से ऊपर यात्रु कई रिकॉर्ड टूटेंगे भोले भक्तों के। जी जी जी, आज और इस माने से भी एक बड़ा दिन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 101वीं जन्मशती है, और सारे नमन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोई भूल ही नहीं सकता। आज उनका ख्वाब पूरा हुआ है, वही चीज़ जो चाहते थे जो आज जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की 370 को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया, और आखिर आज वो दिन आ भी गया है। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अगर 370 और 35 से भी टूटी है तो वो भी टूट सकता है, वो भी बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि हम पीपी न्यूज लाइन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल, देखिए इन्हीं का नारा था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। 2 संविधान नहीं चल सकते, 2 प्रधान, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकते, और 2 निशान, तिरंगा और यहाँ का। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका ख्वाब था, जो उनका संकल्प था, वो एक बात तो माननी पड़ेगी।
हम अभी जिक्र कर रहे हैं, हम अक्सर जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, इनमें जो एक गट्स है निर्णय लेने का, वो अलग बात है कि विपक्ष उसको गलत कहे सही कहे, अलग विषय है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो करना है वो करके दिखा देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये जज्बा या कहा जाए दबंगता, ये इन्हीं में थी कि उन्होंने 370 जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको आज भावांजलि दी जा रही है उनके 21 जन्मशती के मौके पर, तो मैं समझता हूँ उनका सपना वास्तव में अगर किसी ने साकार किया तो मोदी और शाह की जोड़ी ने। तो हम आज फिर इनको सलाम करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि इनकी कुर्बानी भी यहाँ हुई कोट एंड कोट, और जो नहीं पहले पठानकोट से परमिट बनवाना पड़ता था जम्मू कश्मीर आने के लिए, जैसे कि आदमी विदेश में जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और उनको याद किया जाना भी चाहिए। चूंकि याद आता है कि प्रजा परिषद ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन को कितने लंबे अरसे खींचा और प्रजा परिषद की कितनी कुर्बानियां भी हुई, जो लोग रियासी में, उधमपुर में, मुख्तलिफ जिलों में, जम्मू में, तो कुर्बानियों का इतिहास है अपने आप में। तो उस नाते पीपी न्यूज़ लाइन फिर में हम कहेंगे उनको अपनी तरफ से हार्दिक भावांजलि पेश करती है। सी जी, बहुत दिनों से जम्मू के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बवाल चल रहा है PSI के लिए, जी, जो सब इंस्पेक्टर इंस्पिरेशन, उनके लिए जो धांधलियां थी उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो अब सामने आई है, लेकिन रिपोर्ट को लेकर भी बवाल उठा हुआ है कि रिपोर्ट के पीछे क्या है, वो चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। बिल्कुल, देखिए उसमें थोड़ा हम और पीछे अगर जाएं, 1 तारीख को मुझे याद है जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शेख शकील अहमद, वो इस विषय को कई बार उठा चुके हैं और उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ से कई बार बात कही, और अभी उन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले भी जिक्र किया था, हमारे यहाँ जिक्र किया था पीपी न्यूज़ लाइन पे जब आए थे, उन्होंने कहा था कि वो 1 तारीख की जो रिपोर्ट एक हफ्ते की आई नहीं, ये रिपोर्ट कब आएगी ये भगवान ही जाने। तो शुक्र है रिपोर्ट तो आई है, वो 1 तारीख की रिपोर्ट दब गई है माँ वैष्णो देवी भवन की, लेकिन ये है कि ये भी रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हम चाहते हैं रिपोर्ट वो जो पब्लिक डोमेन में पता चले कि आखिर कौन लोग इस स्कैंडल के जिम्मेदार थे, उनके लिए क्या सजाएं निर्धारित की है, उनको क्या अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, और जिनकी नौकरियां, जिनको ख्वाब दिखाए गए, बिल्कुल बिल्कुल बैकडोर खेल करके, उनके भविष्य के साथ भी आपने खिलवाड़ किया 1 महीने में। और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी मेहनत से भी पहुंचे, जाहिर है अब वो भी उनको भी दोबारा एग्जाम के लिए आना होगा। और हम समझते हैं कि ये सरकार के लिए पहले मुसीबत ये थी कि इस पर बवाल मचा, कमीशन जांच बैठा दी, अब सरकार के लिए जांच रिपोर्ट आ गई, अब सरकार के लिए चुनौतियां और भी खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।